हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं रुद्र एजुकेशन जोन अपने मित्र गौरव के साथ। दोस्तों, आज फिर हम आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं BLIS 07 का सेकंड पार्ट। जी हाँ, BLIS 07 का सेकंड पार्ट आज है। BLIS एग्ज़ाम स्पेशल 2023 में आज का जो ये वीडियो होगा आप लोगों के लिए बहुत लाभकारी होगा। और इस वीडियो से निश्चित मान के चलिए कि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि BLIS 07 में एक या दो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फंसना ही फंसना है। ठीक है, इस बात को आप मान के चलिए। दो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बहुत आसानी से इससे फंस जाएंगे। और आप जानते हैं कि एक भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फंस गया तो 16 नंबर का है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कि अगर दो फंस गए तो 32 नंबर में आप काट पीट के हमको लगता है कि 25 से 28 नंबर पा ही जाएंगे दो क्वेश्चन में। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी हो सकता है, तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखिए, तभी आपको फ़ायदा होगा। और एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि लास्ट में, आज वीडियो के लास्ट में मैं BLIS 07 का 2022 जून सेमेस्टर में आपको पेपर भी दिखाने वाला हूँ। और जितना मैंने बताया है मैं ये भी दिखाऊँगा कि कितना फंस रहा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, देखिए आज का ये वीडियो। आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, 6 यूनिट तक कल हो गया था, 7वीं यूनिट आज है आपके सामने। सूचना, अवधारणा, आवश्यकता, विशेषताएं एवं सूचना उपयोगिता। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल है। शॉर्टकट में इसका सब कुछ मैं बताते आ रहा हूं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सूचना अवधारणा मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और एक बार इसकी बात BLIS 06 में भी हो चुकी है। ठीक है, इसकी बात BLIS 06 में भी हो चुकी है, सूचना अवधारणा की और सूचना उपयोगिता की। ठीक है, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, इसमें क्या क्या पढ़ना है। इसमें आपको पढ़ना है प्रस्तावना। अच्छा, ये सारी चीज़ें, सूचना की आवश्यकता, सूचना उपयोगिता। यहाँ देखिए, सूचना एक मानवीय विचार है। ध्यान दीजिएगा, सूचना क्या है? एक मानवीय विचार है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी होने के कारण वह बहुत सी सामाजिक गतिविधियों में लगा रहता है। मानव जब अनुभूति करता है तो उसे कई कल्पनाएं जन्म लेती हैं और इन कल्पनाओं पर तर्कयुक्त ढंग से चिंतन मनन किया जाता है तो कुछ विचार जन्म लेते हैं। ठीक है, जिन्हें सूचना भी कहा जाता है। आज सूचना प्रत्येक मानवीय गतिविधि का अभिन्न अंग है, या कहा जा सकता है कि कोई भी गतिविधि सूचना के बिना नहीं की जा सकती। भाई, हमको अगर सूचना नहीं मिलेगी, ठीक है, एक बात मान लीजिए, आप खुद सोचिए, अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में हमसे नहीं कहेंगे कि सर हमको BLIS 01 का वीडियो चाहिए, तो हमको कैसे पता चलेगा? ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिए। अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तब तो कि सर BLIS 01 का भी वीडियो चैनल पर डाल दीजिए, अपलोड कर दीजिए, तब तो हम कहेंगे। हाँ, एक बच्चे का कमेंट आया था कि BLIS 01 का भी वीडियो बना दीजिए। बिल्कुल बना देंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, ये है सूचना। ठीक है, आप अगर हमको नहीं कोई चीज़ सूचना देंगे, हम कैसे जान पाएंगे कि आपको किस चीज़ की आवश्यकता है? ठीक है, तो ये है, आवश्यकता को पूरा करने के लिए सूचना बहुत ज़रूरी है। यह कहा जा सकता है कि कोई भी गतिविधि सूचना के बिना नहीं की जा सकती है। हम कोई भी एक्टिविटी, ठीक है, A to Z कोई भी एक्टिविटी हम नहीं कर सकते हैं जब तक हमको किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, हमको क्या करना है? हमको किसी का बर्थडे मनाना है, जन्मदिन। ठीक है, जिसको हम लोग प्यार से कहते हैं क्या, हैप्पी बर्थडे। ठीक है, हमको क्या करना है? हैप्पी बर्थडे मनाना है। ठीक है, पार्टी को अरेंज करना है। ठीक है, अगर हमको ये नहीं पता है कि हमारे दोस्त का बर्थडे जो है, जो उसका जन्मदिन है वो 20 जुलाई को है, अगर हमको नहीं पता है तो हम कैसे अरेंज करेंगे पार्टी को भाई? हाँ, हमको क्या पता? सूचना, यही सूचना है। ठीक है, देखिए एक चीज़ और बता दूँ। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोग से कुछ चीज़ें ऐसी शेयर करता हूँ, ठीक है,
जो आपके लिए बहुत लाभकारी हो सकती हैं। और वो ये है कि जैसे कुछ बच्चे हैं, अगर कोई क्वेश्चन है उसमें नहीं कुछ समझ आ रहा है तो वो उसको क्या करते हैं कि छोड़ देंगे, ठीक है। वो कहेंगे नहीं ये नहीं समझ आ रहा है। अरे भाई समझ नहीं आ रहा है, क्यों नहीं समझ आ रहा है भाई, उसमें कुछ तो आपको आ रहा होगा, ठीक है। सूचना से संबंधित कोई प्रश्न आ गया तो उसमें क्या आप अपने से खुद आप इतने तार्किक हैं, तार्किक गुणों से भरे हुए हैं, तर्क वितर्क करते हैं लोगों से, आपने ग्रेजुएशन किया है, उसके बाद आप एडमिशन लेने जा रहे हैं बीलिव में, तो इतना तो आप कर सकते हैं ना, इतना तो कर सकते हैं कि क्वेश्चन आप छोड़िए मत, उसको अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। आगे चलिए। तो अर्थात विकास के लिए नया ज्ञान परम आवश्यक है। वस्तुतः सूचना राष्ट्र रूपी शरीर में रीढ़ की हड्डी के समान है, ठीक है। उद्देश्य क्या है भाई, तो ध्यान दीजिएगा, इसका कुछ उद्देश्य यहाँ पर दिया गया है। सूचना की अवधारणा, अच्छा ये उद्देश्य, अच्छा आगे चलते हैं। सूचना उपयोगिता को समूहों का वर्णन कर सकेंगे, अच्छा ये बताया गया है। सूचना की अवधारणा क्या है, सूचना एक बहाव है, ठीक है। सूचना क्या है, एक बहाव है, सूचना बह रही है, जिसके उपयोग की जो है उसको वो कैच कर रहा है, ठीक है। प्रक्रिया है, ढांचा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यह कोई भौतिक पदार्थ नहीं है। हम कह सकते हैं कि सूचना कुछ भी नहीं है। वस्तुतः सूचना एक मार्ग है, यह एक सतत बहती हुई प्रणाली है। डिमोन्स ने कहा कि यह ज्ञान प्रतिबिंब का एक तत्व है। यहाँ आंकड़ा सूचना ज्ञान पांडित्य को एक सतत प्रक्रिया के रूप में देखा जा सकता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सूचना का अर्थ बहुत व्यापक है, ठीक है। सूचना का अर्थ बहुत व्यापक है, इसका प्रभाव ही बहुत व्यापक है। वस्तुतः सूचना ऐसा ज्ञान है जिसे अध्ययन, अनुभव, अवलोकन, प्रयोग, अनुदेशन के द्वारा एक व्यक्ति प्राप्त करता है अथवा संप्रेषित करता है, ठीक है। कोई सूचना किसी व्यक्ति के पास आई तो वो क्या करेगा, उसको अन्य व्यक्तियों के पास पहुंचाने का कार्य करता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, ठीक है, ठीक है। तो सूचना का क्या है, फ्लो बना रहता है, ठीक है। अच्छा भाई, और आगे चलते हैं, और आगे चल के हम लोग देखते हैं सूचना की परिभाषाएं कुछ दी गई हैं यहाँ पर। देखिए भाई, देख लेते हैं एक आध परिभाषा यहाँ से। सैनन एवं वेबर के अनुसार है कि सूचना पद को इस प्रकार से परिभाषित करने का प्रयास किया है कि सूचना एक उद्दीपन है जो कि अनिश्चितता को कम करता है, ठीक है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। जैसे लोगों के मन में अनिश्चितता है, उसको सूचना क्या करती है, कम करती है। कोई जान गया कोई चीज़ तो कहेगा हाँ भाई ये सही है, ये गलत नहीं, ये गलत था, ठीक है, ये हो गया। अच्छा भाई, कंसाइज ऑक्सफोर्ड इंग्लिश, जो कुछ भी प्रतीकों, इम्पल्स आदि विशिष्ट अनुक्रम के द्वारा प्रस्तुत और संप्रेषित किया गया है। दूसरी परिभाषा इस प्रकार है कि शोध अथवा अध्ययन के परिणामों के रूप में सीखा अथवा प्रदान किया जाता है। डिवोन्स के अनुसार है, ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, सूचना का अधिकार अधिनियम क्या कह रहा है। सूचना का अधिकार अधिनियम कह रहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 कह रहा है कि सूचना से किसी भी रूप में कोई सामग्री जिसमें अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ईमेल, राय, सलाह, प्रेस रिलीज, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, संविदाएं, रिपोर्ट, कागजात, नमूने, मॉडल, किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित महत्वपूर्ण डाटा शामिल होते हैं। और किसी प्राइवेट निकाय से संबंधित सूचना अभिप्रेत है। इसमें सूचना की भौतिक, अच्छा इसमें सब कुछ दे दिया गया कि सूचना कहाँ कहाँ से हमको मिल रही है। सूचना के प्रकार यहाँ पे दिए गए हैं भाई, देखिए सूचना के प्रकारों को भी देख लेते हैं। सूचना विभिन्न गुणों के आधार पर उत्पन्न होती है, इसलिए सूचना के प्रकारों का समूहीकरण विभिन्न विशेषताओं के आधार पर किया जाता है, ठीक है। संकल्पनात्मक सूचना, अनुभव सिद्ध सूचना, ठीक है, ये सब दिया गया है। संकल्पनात्मक में क्या है भाई, इसमें किसी समस्या के अस्थिर क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाले विचार, धारणा, सिद्धांत और संकल्पना आदि आते हैं, ठीक है। अनुभव सिद्ध सूचना में क्या है भाई, अनुभव या प्रयोग से प्राप्त सूचना सम्मिलित होती है। चलिए आगे चलते हैं भाई। अच्छा, इसी प्रकार क्रियाविधिक सूचना है। इस प्रकार की सूचना के अंतर्गत आंकड़े सामान्य व्यवहार में उपयोग किए जाते हैं, उनका परीक्षण किया जाता है, ठीक है। और प्रेरक सूचना क्या है, तो मानव को दो तत्व अधिक प्रभावित करते हैं, वह स्वयं, वहाँ का वातावरण, स्वयं और वहाँ का वातावरण द्वारा मिलने वाली सूचना अधिक प्रभावकारी पाई गई है, ठीक है। नीति सूचना क्या है, तो इस प्रकार की सूचना निर्णय निर्धारण की प्रक्रिया से संबंधित सूचना होती है। निर्देशित सूचना होती है, बिना निर्देश के सामूहिक गतिविधियाँ प्रभावकारी ढंग से आगे नहीं बढ़ सकती हैं, ठीक है। सूचना की आवश्यकता, यानी कि पूर्व में सूचना शब्द को परिभाषित किया गया। सूचना एक ऐसा तत्व है जिसकी आवश्यकता प्रत्येक गतिविधि के लिए आवश्यक होती है। बार बार बता चुका हूँ, वही चीज़ें बार बार यहाँ पर बताई जा रही हैं। अच्छा भाई, सूचना की आवश्यकता यहाँ पर अंग्रेजी शब्द नीड, अच्छा हाँ ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजी शब्द नीड
समानवाची के रूप में अनेक शब्द। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी नीड, ठीक है। नीड मतलब होता है का आवश्यकता, नीड मतलब आवश्यकता, ज़रूरत, कॉल मतलब अभियाचन, काल, मांग, डिमांड मतलब मांग या याचना, ठीक है। लैक मतलब कमी, रिक्वायरमेंट मतलब मांग, आवश्यकता। अच्छा, इसके अर्थ को बताया गया है, बताने का प्रयास किया जा रहा है कि सूचना है क्या। अब आप समझ गए होंगे। सूचना की विशेषताएं हैं। सूचना की विशेषताओं को देख लेते हैं। इसका स्वयं में कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है। इसमें संप्रेषित करने और संग्रहित करने के लिए किसी न किसी माध्यम की ज़रूरत की आवश्यकता होती है। इसका प्रकाश की गति में आवागमन किया जा सकता है, ठीक है। सूचना का विकास एवं उत्पत्ति अंतहीन प्रक्रिया है, ठीक है, अनंतहीन प्रक्रिया है। मानवीय बुद्धि, संसाधन, उपकरण और समय की उपलब्धता, सीमाएं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। संप्रेषित किए जा रहे हैं माध्यम में इसका विस्तार, संक्षिप्तीकरण किया जा सकता है। उदाहरण के लिए 3 घंटे की महाभारत फिल्म का विस्तार 300 घंटे के रूप में किया जा सकता है, ठीक है। एक सूत्र की व्याख्या, ठीक है। इसका स्वभाव प्रसारणशील है, ठीक है। यह अपने माध्यम से आकार को ग्रहण कर लेती है, ठीक है। और चलते हैं, ये देखते हैं सूचना उपयोगिता क्या होता है भाई, ये भी बहुत ज़रूरी है, इसको ध्यान से देखिए। सूचना उपयोगिता वह व्यक्ति है, संस्था है अथवा समूह है जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सूचना स्रोतों, उत्पादों अथवा सेवाओं का उपयोग करता है, ठीक है। वो होता है आपका इन्फॉर्मेशन यूज़र, ठीक है, जिसको ज़रूरत होती है जिस सूचना की, वो सूचना स्रोत की खोजेगा, उत्पाद को खोजेगा और सूचना सेवाओं को खोजेगा। इसके वैकल्पिक नाम दिए गए हैं, देखिए। सूचना सेवाओं के क्लाइंट हो गया, पैट्रन हो गया, पाठक हो गया, ग्राहक हो गया, सदस्य हो गया, स्टेक होल्डर हो गया, यूज़र हो गया, ये सब इसके नाम हैं। आइए नेक्स्ट यूनिट हम लोग की है सूचना सेवाओं का संगठन। चलिए अब संगठन के बारे में बात करते हैं। सूचना सेवाओं का संगठन। पुस्तकालय प्रारंभ से ही अपनी सेवा अपने पाठकों को देते रहे हैं, ठीक है। ये सेवाएं देश काल तथा परिस्थिति के अनुसार बदलती रही हैं। समय समय पर सेवाओं की प्रकृति में बदलाव होता रहा है। डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने पाठक की संतुष्टि को सर्वोच्च स्थान पर रखा। पाठक की सूचनापरक आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके विभिन्न प्रकार के ग्रंथालय विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हैं। मूलतः ये 3 प्रकार के हैं, जैसे सार्वजनिक पुस्तकालय, शैक्षणिक पुस्तकालय और विशिष्ट पुस्तकालय। ये तीनों पुस्तकालय अपने पाठकों की सूचना आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार की सूचना सेवाओं का आयोजन तथा संगठन करते हैं। अच्छा भाई, और आगे चलते हैं और देखते हैं सेवाएं प्रदान की जाती हैं। पुस्तक का आदान प्रदान सेवा, संदर्भ सेवा, छायाप्रति सेवा, ये सारी चीज़ें सेवाएं जो प्रदान की जाती हैं संगठन द्वारा, वो दिया गया है। चलिए और आगे चलते हैं। परिभाषा दी गई है प्रलेखन केंद्र एवं सूचना केंद्र तथा डाटाबेस। अच्छा भाई, प्रलेखन केंद्र क्या है, ये ध्यान दीजिएगा। प्रलेखन केंद्र वे केंद्र हैं जो पाठकों की आवश्यकता अनुसार विषय विशिष्ट पर पाठ्य सामग्री एवं सूचना को एकत्रित करता है एवं उसे उस स्वरूप में तैयार करता है जिस स्वरूप में उसका पाठक उसे चाहता है, ठीक है। ये है प्रलेखन केंद्र। अर्थात प्रलेखन केंद्र वे सारे कार्य होते हैं, कार्य एवं सेवा प्रदान करता है जिसकी मदद से एक पाठक की मांग पूरी होती है। एक प्रलेखन केंद्र प्रलेखन कार्य, सेवा, अनुवाद सेवा, सार सेवा, अनुक्रमणिका सेवा, प्रतिलिपिकरण, सामयिकी, अभिज्ञता सेवा, चयनित सूचना प्रसार सेवा आदि निरंतर प्रदान करता रहता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इसको। अच्छा, सूचना केंद्र क्या है भाई? सूचना केंद्र, अच्छा ये डिक्शनरी देखिए, इंसाइक्लोपीडिया डिक्शनरी ऑफ कम्युनिकेशन के अनुसार क्या बताया गया कि यह एक संस्था का वह विभाग होता है जो विशिष्ट सूचना का संग्रहण, अधिग्रहण, व्यवस्थापन एवं प्रकीर्णन करता है एवं पाठकों की मांग पर उसी रूप में प्रदान करता है जिस स्वरूप में वह चाहता है। संदर्भ एवं प्रलेखन सेवाएं, सूचना खोज, साहित्य खोज, अनुवाद सेवा, साकरण सेवा, ये सारी सेवाएं हैं, ठीक है। ग्रंथात्मक सेवा, प्रकाशन सेवा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा डेटाबेस क्या होता है, थोड़ा सा इसको देख लीजिए क्योंकि छोटे छोटे ना आपको उसमें पूछे जाएंगे। जो आपको शॉर्ट नोट लिखने के आता है वो उसमें डेटाबेस पूछा जा सकता है, ठीक है। इंसाइक्लोपीडिया डिक्शनरी ऑफ कम्युनिकेशन के अनुसार देख लीजिए कि आपका ये क्या होता है। तो ये कंप्यूटर की बड़ी नियमित अद्यतन फाइलें हैं डेटाबेस, ठीक है। अद्यतन फाइलें हैं जो अंकीय सूचना, ग्रंथात्मक संदर्भ, सार, पूर्ण पाठ्य, प्रलेख, निर्देशिका, प्रविष्ट, प्रतिबंध, सांख्यिकी को संग्रहित करते हैं, ठीक है। डेटाबेस है, ये क्या है? डेटा है। डेटाबेस डेटा सेव करते हैं ना फाइल में, वही चीज़ है, ठीक है। कंप्यूटर पढ़े होंगे थोड़ा बहुत तो जान जाएंगे। प्रलेखन एवं सूचना केंद्र के प्रकार स्वामित्व के आधार पर विशिष्ट अभिरुचि के अनुसार और विभिन्न स्तर इसके हैं, तो ठीक है। स्वामित्व के आधार पर जैसे
बहुत से संस्थान आते हैं जिसका स्वामित्व वित्त पोषण सरकारी एजेंसियां करती हैं, व्यावसायिक संघों द्वारा किया जाता है, ये सब है। अच्छा, भारत में प्रलेखन सूचना केंद्रों में वृद्धि। अच्छा, भारत में प्रलेखन एवं सूचना केंद्रों का विकास कैसे हुआ भाई? तो भारत में आज़ादी के पश्चात राष्ट्रीय संस्थानों की सूचना आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कई प्रलेखन एवं सूचना केंद्र स्थापित किए गए। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में इसकी झलक देखने को मिली। भारत सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से देश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की मूलभूत आधार संरचना के सृजित करने का प्रयास किया। सरकार ने यह माना कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को राष्ट्रीय विकास एवं प्रगति के लिए उपकरण के रूप में उपयोग किया जा सकता है। इस सोच के कारण केंद्रीय एवं राज्य स्तर पर शोध एवं विकास संस्थाओं की श्रृंखला की स्थापना की गई। ध्यान दीजिएगा, आज़ादी के बाद की बात हो रही है कि हाँ, ये सूचना एवं प्रलेखन विभाग का किस प्रकार से विकास किया जा रहा है। उस समय कौन कौन सी रिपोर्ट लगाई गई? कृष्णन रिपोर्ट 1955, ठाकर रिपोर्ट 1958, रंगनाथन रिपोर्ट 1959, कोठारी आयोग रिपोर्ट 1960, लेजर रिपोर्ट। देख रहे हैं, इतनी सारी रिपोर्ट लगाई गई इसी सूचना के लिए। अच्छा, यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका निषाद जो है ना, ये पूछा जाता है, निस्केयर पूछा जाता है, नॉसडॉक पूछा जाता है। मैं बता रहा हूँ कि इन तीनों में से ज़रूर एक बार कोई ना कोई पूछा जाएगा इस बार। ध्यान दीजिए, राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सूचना तंत्र, निषाद। अच्छा, इसका फुल फॉर्म है, इसको ध्यान दीजिएगा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र का प्रथम सूचना तंत्र है ये। निषाद क्या है? ये प्रथम सूचना तंत्र है। इसकी स्थापना 1975 में की गई। 1977 में पूर्ण रूप से प्रारंभ हुआ। इसका कार्यक्रम की मुख्य विशेषता यह है कि यह उपलब्ध सूचना सेवाओं एवं सुविधाओं पर निर्भर रहता है। इस कार्यक्रम में आणविक विज्ञान, कृषि, चिकित्सा, जन स्वास्थ्य सुरक्षा आदि सम्मिलित किया जाता है। अच्छा, निस्केयर क्या है भाई? निस्केयर देख लीजिए, निस्केयर का पूरा नाम है राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं सूचना स्रोत संस्थान। ठीक है, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज। ठीक है, इसकी स्थापना 1952 में की गई, नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेखन केंद्र के नाम से की गई थी। अनुसंधान इसका कार्य क्या? इस समय यह वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अधीन कार्य करता था। राष्ट्रीय विज्ञान एवं सूचना स्रोत संस्थान निष्क्रिय विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करता है, लेकिन सामाजिक विज्ञान, विशेषकर ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान के इस क्षेत्र में संस्थान में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कर सके। नासडाक क्या होता है, इसको देख लेते हैं। नासडाक जो है, इसका फुल फॉर्म है नेशनल सोशल साइंस डॉक्यूमेंटेशन सेंटर की स्थापना 1970 में सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में की गई थी। 1986 में नासडाक को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में राष्ट्रीय प्रलेखन केंद्र के रूप में विकसित किया गया। इसकी स्थापना निम्नलिखित उद्देश्य से की गई। अच्छा भाई, क्या उद्देश्य था? तो भारत में स्थित विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त शोध सामग्रियों एवं ग्रंथों का संग्रहण एवं संरक्षण, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ICSSR की वित्तीय सहायता संपन्न करना। सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में क्या किया गया? सूचना के लिए। ठीक है, अच्छा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। देखिए भाई, ये देखिए आपका ये क्या है? डेसी डॉक है। डेसी डॉक देख लीजिए, 1970 में स्थापना हुई है, नई दिल्ली में की गई, और यह रक्षा में संबंधित सभी वैज्ञानिकों को विभिन्न प्रकार की सूचनाएं प्रदान करता था। ठीक है, और डेसी डॉक का मुख्य उद्देश्य प्रतिरक्षा विज्ञान क्षेत्र में प्रकाशित एवं अप्रकाशित स्रोतों में वैज्ञानिक प्राविधिक सूचना संग्रहण और DRDO में लगे वैज्ञानिकों को उपलब्ध कराना था। ठीक है, ये देखिए NIC क्या है? NIC क्या है? निकनेट। हाँ, देखिए, निकनेट भी पूछा गया एक बार भाई, निकनेट पूछा गया है। निकनेट की स्थापना नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर नई दिल्ली द्वारा 1975 में किया गया। इसकी स्थापना देश के सभी विभागों को आपस में जोड़ करके योजना बनाने एवं निर्णय लेने के लिए की गई थी। यह सैटेलाइट पर आधारित एक राष्ट्रीय नेटवर्क है जिसमें लगभग 650 नोड हैं। ठीक है, बार्क देखिए, सब इम्पॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। बार्क मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यह इस केंद्र की स्थापना में संपूर्ण योगदान डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का है। इसकी स्थापना 1944 में भारत के नाभिकीय ऊर्जा विज्ञान के विकास के लिए अनुसंधान कार्यक्रम को सहयोग प्रदान करने के लिए की गई। यह केंद्र मुंबई के निकट ट्राम्बे में अवस्थित है। ठीक है, ध्यान दीजिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये आएगा। सेंडॉक की स्थापना 1971 में हैदराबाद में की गई थी। ठीक है, हैदराबाद में की गई थी। यह लघु उद्यम से संबंधित है और राष्ट्रीय प्रलेखन केंद्र है। इसकी मदद से लघु उद्योगों, नवीन आविष्कारों, परियोजनाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि की सूचना प्राप्त की जा सकती है। इनके द्वारा निम्नलिखित सेवाएं प्रदान की जाती हैं: परामर्श सेवा, समसामयिक अभिज्ञता सेवा, सैनिक सूचना प्रसार सेवा, रिप्रोग्राफी सेवा मैंने बताई है ना। हाँ, आज देखिए, आज फिर आपको मैं रिप्रोग्राफी सिखाऊंगा। अनुवाद सेवा के बाद, अच्छा, इसके बाद चैप्टर है रिप्रोग्राफी वाला।
ठीक है, चलिए उसको भी देखेंगे। देख लेते हैं अनुवाद सेवा का क्या मतलब है भाई। अनुवाद सेवा का क्या मतलब है। इस इकाई में अनुवाद सेवा के विविध पक्षों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। अनुवाद सेवा, इस इकाई में अनुवाद, व्याख्या, लिप्यांतरण, भाषांतरण, दुभाषिया अनुवादक को समझाने के साथ साथ उनके अंतर को भी स्पष्ट किया गया है। अनुवाद सेवा राष्ट्रीय सेवा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों केंद्रों के विषय में वर्णन किया। देखिए भाई, अनुवाद बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, कोई भी है। अब हमारे देश से जो लोग बाहर जाते हैं, जिनको उस देश की भाषा नहीं पता है, तो लोग किसका प्रयोग करते हैं, अनुवाद का ही तो प्रयोग करते हैं भाई। वहाँ के लोग फ्रेंच बोल रहे हैं, वहाँ के लोग इंग्लिश बोल रहे हैं, इंडिया से गए, आपको हिंदी आ रही है, तो आप क्या करेंगे, आपको अनुवाद की ज़रूरत पड़ेगी ना। तो वही चीज़ है, ठीक है। और देखिए दूसरा, देखिए अनुवाद सेवा से क्या आशय है भाई। वस्तुतः एक भाषा में लिखित ज्ञान को दूसरी भाषा में परिवर्तित करना ही अनुवाद सेवा है, ठीक है। रामायण को हर एक भाषा में उसका अनुवाद कर दिया गया, ठीक है, चाहे वो तेलुगु हो, ठीक है, चाहे वो आपकी हर एक भाषा में उसको जो है कि हिंदी के साथ संस्कृत में भी उसका किया गया, ठीक है। तो वस्तुतः एक भाषा में लिखित ज्ञान को दूसरी भाषा में परिवर्तित करना क्या है, अनुवाद है। अनुवाद मानव और मशीन की भाषा में लिखित प्रलेख को अपनी समझ, भाषाई ज्ञान एवं विषय ज्ञान के आधार पर दूसरी भाषा में तैयार करना है, वही होता है आपका अनुवाद, ठीक है। तदर्थ अनुवाद होता है एक संपूर्ण अनुवाद। तदर्थ अनुवाद में क्या है, ये चयनित प्रलेखों एवं लेखों का होता है, और संपूर्ण अनुवाद में कवर पेज से लेकर के अंतिम पेज तक अनुवाद कर दिया जाता है, ठीक है भाई। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग, लिप्यांतरण क्या होता है। तो लिप्यांतरण वस्तु लिपि के रूपांतरण की प्रक्रिया, लिपि का रूपांतरण लिप्यांतरण कहा गया, ठीक है, लिपि का रूपांतरण। अच्छा, शब्द से भी आप समझ सकते हैं, ठीक है, कि किसी लिपि का रूपांतरण, किसी लिपि के रूप को चेंज किया जा रहा है, तो हो गया लिप्यांतरण। क्या बात है भाई, क्या बात है। लिप्यांतरण वस्तुतः लिपि के रूपांतरण की प्रक्रिया है, अर्थात एक भाषा में लिखे अक्षरों, प्रतीकों, चिन्हों को दूसरी भाषा में प्रस्तुत एवं निरूपित करने की प्रक्रिया। उदाहरण के लिए राम हिंदी भाषा का शब्द है जिसका लिप्यांतरण अंग्रेजी में कर दिया गया, यानी कि आप ऐसे राम लिखते हैं, उसको इंग्लिश में ऐसे लिख दिया गया, ठीक है। अब उसको और भाषा में कैसे लिखते हैं भाई, जैसे अब पंजाबी में हो गया तो कुछ किसी और तरीके से लिखेंगे, उर्दू में कुछ और लिखेंगे, तो वो हो गया लिप्यांतरण। भाषांतरण क्या है, भाषांतरण की प्रक्रिया पूर्व मौखिक रूप से अभिव्यक्त विचारों के संबंधित है, ठीक है। भाषांतरण भाषा का अंतर, ठीक है, भाषा का अंतर, भिन्न ढंग से प्रशिक्षित किया जाता है। अनुवाद दुभाषीय नवीन प्रलेख, देखिए भाषा का अंतर यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने पे क्या होता है, भाषा का अंतर पाया जाता है। दुभाषीय, इसमें क्या होता है भाई कि भाषांतरण की प्रक्रिया को पूर्ण करने वाले को दुभाषीय कहा जाता है। जैसे कोई व्यक्ति है, ये दो व्यक्ति हैं, ये दोनों ये अपनी भाषा जानते हैं, ये जानते हैं हिंदी, ये जानते हैं इंग्लिश, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और ये ऐसा व्यक्ति है, ये मीडिएटर है जो हिंदी भी जान रहा है और इंग्लिश भी जान रहा है। ये इनकी बात लेगा, ठीक है, हिंदी में लेगा, उसको कन्वर्ट कर देगा इंग्लिश में लेगा, फिर हिंदी में, हो गया, ठीक है। ये है दुभाषीय। और आगे चलते हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अनुवादक संघ केंद्र। अच्छा, भारतीय वैज्ञानिक अनुवादक संघ है, देखिए भाई, इंडियन साइंटिफिक ट्रांसलेटर्स एसोसिएशन, ठीक है, इसकी स्थापना 1962 में की गई थी। भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान संघ भारत का एक राष्ट्रीय अनुवादक संघ है जिसकी स्थापना 1962 में की गई। यह राष्ट्रीय संघ वैज्ञानिक अनुवाद को बढ़ावा देने के लिए पूर्ण रूप से समर्पित है। यह इसके लिए बातचीत, परिचर्चाएं, सेमिनार, सर्वेक्षण, कार्यशालाओं का आयोजन करता है, ठीक है। ये देखिए भाई, ये आएगा, पेपर में आ सकता है, ठीक है। ISTA, भारत में वैज्ञानिक अनुवाद के लिए सुविधाओं को बढ़ाना, ठीक है, वैज्ञानिक अनुवादों पर कॉन्फ्रेंस, सेमिनार के ज़रिए, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है भाई, ठीक है, इसका बहुत उपयोग किया जाता है, ठीक है। अनुवाद करना बहुत ज़रूरी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर, वर्ड ट्रांसलेशन, ये वर्ड स्तर पर है, देखिए, वो राष्ट्रीय था, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। WIT विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के सभी क्षेत्रों में अनुक्रमणिका है जो 1987 से 1997 तक प्रकाशित हुई, ठीक है। इसमें पश्चिमी यूरोपियन भाषाओं से लेकर के सभी भाषाओं के अनुवाद शामिल हैं। ये देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात हो रही है। अच्छा, भारत में अनुवाद सेवाएं कौन कौन सी हैं, निष्केयर है, निष्केयर अपनी अनुवाद सुविधाएं हैं जो योग्य अनुभवी अनुवादकों द्वारा सम्मिलित किया जाता है, जो विदेशी भाषाओं के प्रलोकों का अंग्रेजी में इसके विपरीत अनुवाद कार्य किए जाते हैं। निष्केयर 1952 में अपने प्रारंभ से ही विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निष्केयर काम करती है, अभी मैंने आपको
बताया था थोड़ी देर पहले, ठीक है। और दूसरा क्या है, अनुवादक एक अनुकृति है। ट्रांसलेटिंग इंडिया सभी भारतीय भाषाओं को अनुवाद सेवा साइट के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई है और इस तरह की वेबसाइट के सृजन का विचार भारतीय भाषाओं के विकास के लिए समर्पित है, ठीक है। अनुकृति, इसके बारे में आप गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा ढूंढा करिए, आप लोग भी कोई चीज़ ढूंढेंगे तभी तो हो पाएगा, कि बस मेरे चिल्लाने से थोड़ी नहीं हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। आप लोग भी थोड़ा ढूंढिए, आप लोग भी थोड़ा सा सर्च करिए, ठीक है, तब अच्छा लगता है कि बस हम ही सब कुछ बता दें। अच्छा भाई, अच्छा रिप्रोग्राफी वाला ये आ गया है चैप्टर, रिप्रोग्राफी वाला अब आने ही वाला है चैप्टर। अभी हम आप लोग को रिप्रोग्राफी के साथ साथ एक और चीज़ बताने वाले हैं। हम लोग यहीं पर थे ना, इसके बाद आगे चलते हैं। अनुकृति आपको समझा ही दिए, ठीक है, अनुकृति हो गया ना। अब देखिए आगे चलते हैं। कभी कभी थोड़ा सा भाई मोबाइल ही तो है ना, मोबाइल से ही तो बना रहे हैं। अब इसमें कभी कोई दिक्कत आ गई तो ये हमको पहुंचा देता है पुनः फिर से जहाँ सब फ़ोटो क्लिक किए हैं, ठीक है। कोई बड़ा संसाधन तो मेरे पास है नहीं कि हम बना रहे हैं, मोबाइल से ही सब काम करते हैं। स्वचालित शब्दावली है, ऑटोमेटेड ग्लोसरी है, ठीक है। कंप्यूटर में फीड ऐसे शब्दावली का अनुवाद स्वयं अनुवाद हो जाता है भाई, ठीक है। अच्छा आगे आइए, आगे देखते हैं। आगे आपका चैप्टर देखिए, जो मेन है, जो पूछा जाता है, रिप्रोग्राफी, माइक्रोग्राफी, प्रलेख आपूर्ति सेवा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों, ठीक है। रिप्रोग्राफी, माइक्रोग्राफी, रिप्रोग्राफी के बारे में हम आपको बार बार बता चुके हैं, ठीक है। प्रस्तुत इकाई में रिप्रोग्राफी, माइक्रोग्राफी एवं प्रलेख आपूर्ति सेवा को समझाया गया। रिप्रोग्राफी जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, प्रतिलिपिकरण कहते हैं, ठीक है। इससे आशा क्या, फोटोग्राफी के द्वारा प्रतियां तैयार करना, ठीक है। माइक्रोग्राफी ऐसी प्रौद्योगिकी है जिसमें उपकरणों का उपयोग करके प्रलेखों के सूक्ष्म रूप में संग्रहित किया जाता है उसको, ठीक है। आइए आगे देखते हैं और समझ में आ जाएगा। अच्छा, रिप्रोग्राफी से क्या आशा है। रिप्रोग्राफी शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी के दो शब्दों से हुई, रिप्रोडक्शन और फोटोग्राफी, दो शब्द हैं, रिप्रोडक्शन और फोटोग्राफी। रिप्रोडक्शन का अर्थ है एक यानी प्रतियां तैयार करना, फोटोग्राफी का अर्थ है प्रकाश के प्रयोग द्वारा सुग्राही कागज पर प्रतियां तैयार करना, ठीक है। इस प्रकार प्रतिलिपि का अर्थ हुआ फोटोग्राफी की मदद से प्रतियां तैयार करना। ये है आपका रिप्रोग्राफी। फोटो स्टेट आ गया, फोटो स्टेट में प्रतियां तैयार करने के लिए कैमरा एवं सुग्राही कागज का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें प्राप्त प्रतियों का सीधा उपयोग किया जा सकता है। फोटोग्राफी, फोटोग्राफी का शाब्दिक अर्थ है प्रकाश के प्रयोग द्वारा सुग्राही कागज पर प्रतियां तैयार करना। फोटोग्राफी हो गया, फोटो स्टेट हो गया, रिप्रोग्राफी हो गया। जीरोग्राफी, अच्छा भाई जीरोग्राफी क्या है ये भी देख लेते हैं। यह एक स्वचालित विधि है जिसमें कुछ वर्षों से काफ़ी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। इलेक्ट्रोग्राफी अर्थात विद्युत छायांकन के नाम से किया जाता था, पहले इसको जाना जाता था। जिंक प्लेट को, इस पर जिंक ऑक्साइड और सेलेनियम की परत चढ़ी रहती थी और संपर्क में ला करके आवेशित किया जाता था। इसके बाद जीरोग्राफी कैमरे की मदद से इस प्लेट पर मूल, अच्छा ये भाई पहले की विधि है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथालय कोलकाता की रिप्रोग्राफी सेवाएं, ठीक है, वहाँ पे रिप्रोग्राफी सेवाएं दी जाती हैं। सूक्ष्म प्रौद्योगिकी है माइक्रोग्राफी, देखिए किसी प्रलेख की बहुत ही छोटे आकार की प्रतिलिपि तैयार करना, बहुत ही छोटे आकार की प्रतिलिपि तैयार करना क्या है, माइक्रोग्राफी है, ठीक है। माइक्रो फोटोग्राफी या माइक्रोग्राफी है, यह एक प्रकार की छाया चित्रण की विधि है, ठीक है। छोटे रूप में उसको तैयार कर देना, ठीक है, माइक्रोग्राफी कहलाता है, ठीक है। ध्यान दीजिए भाई, माइक्रोग्राफी है। अच्छा ये माइक्रोफिश, यानी माइक्रोफिश, अच्छा देख लेते हैं यहाँ पर। माइक्रोफिल्म सूक्ष्म फिल्म, ठीक है। माइक्रोफिल्म पुनरुत्पाद की विधियों में से अधिक उपयोग में लाई जाती है। इसे रोल फिल्म भी कहा जाता है। इसके आकार 8, 16, 35, 70, 105 मिमी हो सकते हैं। ये अन्य की तुलना में कम स्थान घेरती हैं। माइक्रोफिल्म है भाई। अच्छा माइक्रोफिश क्या है भाई, सूक्ष्म प्रतियां तैयार करने के लिए माइक्रोफिश का उपयोग किया जाता है। इसमें 60 से 3200 पृष्ठों की सूचना आती है। इसका उपयोग करते समय काफ़ी सावधानी की आवश्यकता होती है। माइक्रोफिल्म का एक प्रसिद्ध रूप है, ज़्यादातर 4:6 की फिल्म का उपयोग किया जाता है। अच्छा भाई आगे आइए, भारत में माइक्रोग्राफी सेवा तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र कलाओं के क्षेत्र में शोध और शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रसार के केंद्र के रूप में देखे जाने वाले इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय के रूप में 1987 में की गई। इस केंद्र के संग्रह में मुद्रित सामग्री के साथ अमुद्रित सामग्री जैसे माइक्रोफिल्म, माइक्रोफिश आदि के संग्रह पर भी ध्यान दिया गया, ठीक है। ध्यान दीजिए भाई। भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता, यह भारत का राष्ट्रीय ग्रंथालय है जो कलकत्ता में स्थित है।
इसकी स्थापना 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के नाम से हुई थी। संस्कृत विभाग पर्यटन एवं संस्कृत मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। ठीक है। अच्छा भाई, ये देखिए यहाँ पर दिया गया माइक्रोफिल्म प्रदान करने की दरें। माइक्रोफिल्म निगेटिव 4 रुपये प्रति, कम से कम 20 रुपया। अच्छा भाई, माइक्रोफिल्म पॉजिटिव 20 रुपया प्रति। अच्छा, ये वहाँ जो प्रदान की जाती है माइक्रोफिल्म, वो उसका रेट दिया गया है। ठीक है। अच्छा भाई देखिए, फिर ये बदल गया, इसको हम सीधा करते हैं, रुकिए, अब आपको हम दिखाते हैं हम लोग कहाँ पर थे। हम लोग थे प्रलेखन आपूर्ति सेवा भारत में, हाँ यहीं पर थे। चलिए एक पेज और बचा, देख लेते हैं इसका, उसके बाद नेक्स्ट यूनिट पे। प्रलेख आपूर्ति सेवा क्या है भाई? तो पुस्तकालय प्रलेख आपूर्ति सेवा, पुस्तकालय प्रलेख आपूर्ति सेवा अपने प्रारंभिक काल से ही प्रदान कर रहे हैं। ठीक है। प्रलेख आपूर्ति सेवा ग्रंथालय द्वारा अपने यहाँ संग्रहित प्रलेखों डेटाबेसों को पाठकों तक पहुँचाया जाता है। अच्छा, ये प्रलेख आपूर्ति सेवा है, अपने लेख को पाठकों तक पहुँचाना। ठीक है, वो है। ठीक है। इसे इलेक्ट्रॉनिक प्रलेख आपूर्ति सेवा के नाम से भी जाना जाता है। यह एक आधुनिक प्रलेख आपूर्ति प्रणाली है। ठीक है। मेल, ऑनलाइन या ईमेल के द्वारा, ठीक है, ईमेल के द्वारा या ऑनलाइन प्रणालियों द्वारा ये पहुंचाया जाता है। ठीक है, वो है प्रलेख आपूर्ति सेवा। अच्छा भाई, अब हम लोग आगे संदर्भ पुस्तकालय अध्यक्ष के कार्य। ये जो है पुस्तकालय में बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। ठीक है। पुस्तकालय में, लाइब्रेरी में इनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है पुस्तकालय अध्यक्ष का। मैंने पहले भी बताया है और आज विस्तार से हम लोग पढ़ने वाले हैं। पुस्तकालय एवं सूचना केंद्रों में सामान्यतः अन्य प्रदान की जाने वाली सेवाओं की तरह संदर्भ सेवा भी प्रदान की जाती है। संदर्भ सेवा के द्वारा उपयोक्ता की परीक्षाओं का समाधान किया जाता है। ठीक है। संदर्भ पुस्तकालय अध्यक्ष के कार्यों को आज बताएंगे हम। भारत में प्रचलित व्यवस्था के अनुरूप प्रायः विश्वविद्यालयीन पुस्तकालय में सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष को संदर्भित विभाग का यह दायित्व सौंपा गया है। आप सब लोग बीए किए होंगे, बीएससी किए होंगे, बीकॉम किए होंगे, तो वहाँ पर लाइब्रेरी रही होगी यूनिवर्सिटी में, वहीं है। ठीक है, वहीं है। वहाँ पर क्या कर्मचारी रखे जाते हैं, सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष रखे जाते हैं, उसी के बारे में बताया गया है। ठीक है। पुस्तकालय अध्यक्ष वह व्यक्ति है जो पुस्तकालय का संचालन, संगठन, प्रबंधन आदि सेवाएं प्रदान करता है। यह व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित कर्मचारी होता है जिसका दायित्व ग्रंथालय में उसकी अंतर्वस्तु की देखभाल करना या पाठ्य सामग्री के चयन, प्रक्रियाकरण, व्यवस्थापन, सूचना निर्देशों, वितरण एवं अंतर की पुस्तकालय ऋण सेवा को उपलब्ध उपयोगिता की आवश्यकता की प्रतिपूर्ति हेतु अन्य पुस्तकालीन सेवाओं का उपयोग करके सुव्यवस्थित संचालित करता है। पुस्तकालय अध्यक्ष का माफ़ कीजिएगा, ये जो है पुस्तकालय अध्यक्ष जो है वो क्या करता है कि पुस्तकालय की सेवाओं को, ठीक है, ठीक प्रकार से सुनियोजित ढंग से क्या करता है, संचालित करता है भाई, वही है पुस्तकालय अध्यक्ष। अच्छा, अब आ गया संदर्भ पुस्तकालय अध्यक्ष की नियुक्ति कैसे होती है। तो किसी भी श्रेणी पुस्तकालय की सेवा गुणवत्ता व अधिकारी के उपयोग हेतु सुयोग्य पर्याप्त कर्मचारी का होना अनिवार्य है। ठीक है, इनमें संदर्भ पुस्तकालय अध्यक्ष भी एक है। ठीक है, संस्था आवेदन करने की प्रोत्साहित किया जाता है। दो प्रकार के स्रोतों का उपयोग करके कर्मचारियों की भर्ती की जाती है। एक तो पदोन्नति हो गया, एक स्थानांतरण हो गया, और पुराने कर्मचारियों द्वारा अपने मित्र रिश्तेदार के अनुसार से पहले ऐसा होता था, अब नहीं है, अब तो सब ऑनलाइन आता है भाई। ठीक है, इसके कार्य क्या है भाई। तो संदर्भ विभाग का प्रबंधन करना, कर्मचारियों का, अच्छा कर्मचारी प्रबंधन भी है, संग्रह विकास करना, जो संग्रह है उसको बढ़ाना, आगे ले जाना, मैनुअल, डेटाबेस, मुद्रित, अच्छा शब्दकोश, विश्वकोश रखना, ऑनलाइन शब्दकोश, ऑनलाइन कैटलॉग्स, ऑनलाइन विश्वकोश, सारी उसको व्यवस्था करना पड़ेगा पुस्तकालय अध्यक्ष को। चलिए भाई, अच्छा और आगे चलते हैं, देख लेते हैं ग्रंथालय अनुदेश। ये क्या है, कतरन सेवा, ये सब क्या है, ये पुस्तकालय अध्यक्ष का सब कार्य है भाई, उसको करना पड़ेगा। संदर्भ परीक्षा है, संदर्भ साक्षात्कार है, डेटाबेस मध्यस्थ के रूप में भी कार्य करना पड़ेगा। 12वां और अंतिम यूनिट है उपयोगिता शिक्षा स्तर, तकनीकी विधियाँ एवं उपयोगिता सेवा का मूल्यांकन। आइए देखते हैं। शिक्षा उद्देश्य व्यक्ति के मस्तिष्क को दक्ष करना। शिक्षा का उद्देश्य क्या है, व्यक्ति के मस्तिष्क को दक्ष करना, उसे ज्ञान एवं कौशल से युक्त करना। इसी तरह पुस्तकालय एवं सूचना केंद्रों में उपयोगिता शिक्षा से आशय उपयोगिता को सूचना एवं ज्ञान खोजने में समर्थ बनाना है। ठीक है,
क्या करना है कि जो उपयोक्ता है, जो आ रहा है हमारे पास, जो यूज़र है, उसको इस प्रकार से बना देना कि वो पुस्तकालय में, बड़ी सी पुस्तकालय में ढेर सारी पुस्तकें हैं, फिर भी वो अपने काम की चीज़ को ढूंढ करके बाहर निकाल ले। ठीक है, तो यही है। तो इससे पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों को पूरा करने में सफलता मिलेगी। ठीक है, देखिए भाई, यहाँ पर देखिए, आज सूचना स्रोत विविध रूपों में मिलते हैं। ठीक है, इन सूचनाओं को बड़ी जटिलता से अलग किया जाता है। ठीक है, उपयोगिता की शिक्षा की परिभाषाएं। फ्लेमिंग के अनुसार पाठक शिक्षा वस्तुतः किसी भी प्रयास का प्रोग्राम को सम्मिलित करती है जो कि सूचना सेवाओं के प्रभावकारी और कार्यकुशल उपयोग के वर्तमान में संभावित उपयोगिता की आवश्यकताओं की पहचान में प्रतिदिन से मार्गदर्शन कर सकें। उपयोगिता शिक्षा उच्च शिक्षा पुस्तकालय के 1994 में लुईस सोर्स लाइब्रेरी आर्ट कॉलेज ऑफ संकल्पना प्रस्तुत की गई। अच्छा, ये उसी के बारे में बताया गया है। भारतीय परिदृश्य भाई, उपयोगिता शिक्षा का उद्देश्य क्या है? संकल्पना को समझना, उपयोगिता को शोध तकनीकों के बारे में बताना, उपयोगिताओं को खोज रणनीति विकसित करने में सहायता करना। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा भाई, अध्यापन विधियाँ कौन कौन सी हैं? उपयोगिता शिक्षा अध्यापन विधियाँ। उपयोगिता शिक्षा प्रदान करने की कई तरह की विधियाँ हैं। ठीक है, जिसमें अध्यापन विधियाँ हैं 2 तरह की, वैयक्तिक पाठक के लिए और समूह के लिए। 2 प्रकार के अनुदेश। वैयक्तिक के लिए क्या है? वैयक्तिक पाठक के लिए स्वनिर्देशित सामग्री, व्यक्तिगत सहायता, फिल्म, वीडियो टेप, ऑडियो टेप और प्रिंट माध्यम। समूह के लिए क्या? व्याख्यान, सेमिनार, गाइड, टूर, अनुदेश, फिल्म, वीडियो टेप, ऑडियो टेप, प्रिंट माध्यम। अच्छा, इसके लिए भी है। अच्छा भाई, इसमें क्या होता है? व्याख्यान पद्धति क्या? लेक्चर मेथड। माफ़ कीजिएगा, मौसम की वजह से थोड़ा तबीयत नहीं ठीक है। ठीक है, सर्दी जुकाम चल रहा है इस समय। पुस्तकालय भ्रमण हो गया, कई पुस्तकालयों का भ्रमण करना। व्याख्यान पद्धति है, लेक्चर के माध्यम से। ठीक है, अभिक्रमित अनुदेशन है, यह अभिक्रमित अनुदेशन स्वानुदेशन है भाई। यह छात्रों की बौद्धिक अनुक्रिया को प्राप्त करने के लिए दिशा में कार्य करता है। सेमिनार हो गया, व्याख्यान विधि हो गया। व्याख्यान विधि की तुलना में सेमिनार का प्रदर्शन अत्यंत कारगर है। वीडियो टेप हो गया, वीडियो टेपों का उपयोग जो है कि वीडियो टेपों का उपयोग जो है उपयोगिता शिक्षा प्रदान करने के लिए किया जा रहा है। इसके द्वारा उपयोक्ताओं को सजीव, उपयोक्ताओं को क्या दिखाया जा रहा है? सजीव, यानी कि दृश्य दिखाए जा रहे हैं। ठीक है, और पुस्तकालय गतिविधियों एवं सेवाओं में प्रदर्शित किया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। व्यक्तिगत अनुदेशन हो गया आपका। ठीक है, ये दृश्य सर्व सामग्री हो गई। उपयोगिता शिक्षा प्रोग्राम फ्लो चार्ट है, निर्धारण करना, लक्ष्यों की पहचान करना। अच्छे फ्लो चार्ट बनाया गया है। संसाधनों का चयन करना, विषय वस्तु का चयन करना, निर्देशन की विधियों माध्यमों का चयन, अनुप्रयोग करना, फीडबैक लेना, मूल्यांकन, वांछित संशोधन, समापन। सूचना प्रौद्योगिकी एवं औद्योगिक शिक्षा क्या है भाई? तो विगत दशकों से सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग सूचना गतिविधियों से भरपूर किया जा रहा है। आज कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन सूचना पुनः प्राप्त प्रणालियों में से वृद्धि हुई है। आज अमेरिकन केमिकल सोसाइटी, यूएस नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के द्वारा कई तरह के डेटाबेस सृजित किए गए हैं। ठीक है, डेटाबेस बनाए जा रहे हैं ऑनलाइन के लिए। ठीक है, अच्छा भाई, ये क्या है? उपयोगिता शिक्षा प्रोग्राम का मूल्यांकन। तो मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है जिसमें यह पता चलता है कि निर्धारित किए गए उद्देश्यों के साथ वर्तमान क्रियाकलापों का कितना सामंजस्य है। अच्छा, उसका मूल्यांकन किया जा रहा है। मूल्यांकन का क्षेत्र क्या है? मौखिक, लिखित और प्रायोगिक मूल्यांकन। पूरे मूल्यांकन की विधियों के बारे में बताया गया। अच्छा भाई, ठीक है, विधियों के बारे में बता दिया गया। ठीक है, ये तो ठीक है। अच्छा, यहाँ तक आप पढ़ लिए। अब आइए हम लोग चलते हैं सीधा कहाँ? अब हम लोग चलते हैं प्रश्न पत्र पर, और प्रश्न पत्र देखते हैं। ये जो 12 यूनिट पूरी हो गई है, तो उसमें देखते हैं कि कहाँ कहाँ से प्रश्न अधिक फंस रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जो है, थोड़ा सा देर लग रहा है, परेशान मत होइए आप लोग। पहुँच गए हम लोग प्रश्न पत्र पर, और ये है प्रश्न पत्र। देखिए, ध्यान दीजिएगा। देखिए बच्चों, 17 परीक्षा जून 2022 का यह प्रश्न पत्र है। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए किस प्रकार के प्रश्न आए हैं। आइए अब हम लोग प्रश्नों पर ध्यान देते हैं। संदर्भ सेवा को परिभाषित कीजिए, इसके उद्देश्य। अच्छा, इस पर चर्चा हुई थी। अनुक्रमणीकरण से आप क्या समझते हैं, ये मैंने आपको बता दिया था। ये प्रश्न आ गया था। उपयोगिता शिक्षा देखिए, आज पढ़ रहे हैं आप उपयोगिता शिक्षा, आ गया उपयोगिता शिक्षा। रिप्रोग्राफी आप पढ़ें, रिप्रोग्राफी आ गया। प्रलेखन क्या है, ये भी आ गया।
रिप्रोग्राफी से आपका क्या आशा है? रिप्रोग्राफी की विविध विधियाँ, ठीक है, पढ़े ही हैं आज। संदर्भ पुस्तकालय अध्यक्ष, इसके बारे में पढ़े ही हैं। संदर्भ पुस्तकालय अध्यक्ष आज ही पढ़े हैं। किसी भारतीय अनुवाद सेवा के उदाहरण के साथ अनुवाद सेवा, अच्छा शॉर्ट में देख लीजिए, प्रलेख आपूर्ति सेवा, सूचना ज्ञान में अंतर, सामयिक जागरूकता सेवा और साहित्यिक खोज। लिटरेचर वाला पढ़े हैं ना? तो देखिए, आपको मैंने बताया जिस टॉपिक को मैंने इम्पोर्टेंट बताया वहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो इसलिए आपको जो ये BLIS एग्ज़ाम स्पेशल क्लासेस चल रही हैं, ये क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं? क्या आपके लिए ये उपयोगी हैं? अगर उपयोगी हैं तो प्लीज़ आप लोग एक बार जा कर के अपने कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए, ताकि मैं समझ सकूं कि हाँ आप लोग के लिए ये उपयोगी है, ठीक है। मैं इतनी मेहनत करता हूँ, आपको बताता हूँ, समझाता हूँ आपके लिए किस टाइप के प्रश्न आएंगे, तो ये आपके लिए उपयोगी है। तो आप कमेंट सेक्शन में यस लिख सकते हैं केवल जा कर के, और कुछ मत लिखिए, यस लिख दीजिए, ताकि मैं समझ तो जाऊँ कि हाँ आप लोग देख रहे हैं वीडियो को, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। 19 तारीख से आपके पेपर शुरू हो रहे हैं। धन्यवाद।